हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि रीजनिंग में आपको क्रम व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था को पढ़ाया गया था। इसके साथ मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पार्ट 1 आपको करा दिया था और इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके थे। अब जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें दोस्तों 13 से लेकर के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इसी तरह हम लगातार अपने काम को करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई जो है वो बराबर चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों, एक पंक्ति में विशाल गौरव से बड़ा है परंतु अभिनव से छोटा है। नीलेश अभिनव से बड़ा है किंतु संतोष से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में विशाल गौरव से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? विशाल किससे बड़ा है? गौरव से बड़ा है। और अगर विशाल गौरव से बड़ा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे? सीधा यही करेंगे कि विशाल जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? गौरव से बड़ा है। तो हमने क्या किया? विशाल को गौरव से बड़ा दिखा दिया ग्रेटर देन के अनुसार। अगला है दोस्तों, आगे कह रहा है परंतु अभिनव से छोटा है। तो ये अभिनव से कौन छोटा है? विशाल, क्योंकि विशाल गौरव से बड़ा है और अभिनव से क्या है? छोटा है। इसका मतलब अभिनव विशाल से क्या है? बड़ा है दोस्तों। तो हमने क्या किया? आगे अभिनव को कर दिया क्योंकि अभिनव जो है वो विशाल से बड़ा है। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? नीलेश अभिनव से बड़ा है। अब यहां पर अगर हम इस तरह से आगे बढ़े दोस्तों तो हम देख रहे हैं कि जो नीलेश है वो अभिनव से बड़ा है, यानी ये स्टेप बनेगा। तो नीलेश जो हो गया वो अभिनव से बड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किंतु संतोष से छोटा है। तो संतोष से छोटा कौन है दोस्तों? इसका मतलब संतोष से छोटा है नीलेश, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है कि नीलेश जो है वो अभिनव से बड़ा है किंतु संतोष से क्या है? छोटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो नीलेश से भी बड़ा कौन है? संतोष है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर से देख लीजिए। चाहे स्पष्ट कह रहा है कि एक पंक्ति में विशाल गौरव से बड़ा है, तो विशाल देखिए गौरव से बड़ा है। आगे कह रहा है परंतु अभिनव से छोटा है। तो अभिनव से छोटा कौन है दोस्तों? तो अभिनव से छोटा है विशाल। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है नीलेश अभिनव से बड़ा है। तो ये देखिए हमने नीलेश को अभिनव से बड़ा दिखा दिया और फिर आगे हम बढ़े तो कह रहा है किंतु संतोष से छोटा है। तो संतोष से छोटा कौन है दोस्तों? नीलेश। तो हमने क्या किया? नीलेश से बड़ा संतोष को दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां बात करें तो सबसे बड़ा इसमें संतोष होगा और सबसे छोटा कौन होगा? गौरव होगा। कैसे दोस्तों? देख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि गौरव से बड़ा है विशाल, विशाल से बड़ा है अभिनव और अभिनव से बड़ा है नीलेश और नीलेश से बड़ा है संतोष। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए, हो गई ना? अब इसका मतलब यहां अगर हम बात करें तो जो गौरव है ये सबसे छोटा है और जब गौरव सबसे छोटा है तो संतोष यहाँ क्या है? सबसे बड़ा है। और जब संतोष सबसे बड़ा है तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा संतोष हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप पर नियमित समय यानी रेगुलर जिस समय पर जाता था उस स्थिति के अनुसार वो 15 मिनट पहले निकलता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है। बताइए कि वह नियमित समय में कितने बजे घर से निकलता था। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि जैसे आप हैं कि आप रेगुलर कहीं ना कहीं समय से जाते हैं। अगर किसी दिन आप अपने समय से ना निकल करके 15-20 मिनट पहले निकल गए, इसका मतलब डेली का जो आपका समय था वो आपका क्या था? मान लीजिए 8 बजे था, लेकिन आप एक दिन क्या किए?
उस 8 बजे ना जा करके आप 15 मिनट पहले चले गए। इसका मतलब आप 15 मिनट पहले चले गए, यानी 7:45 पर गए, ठीक है। लेकिन जो आपके जाने और आने का समय है वो तो बराबर है, क्योंकि अगर आप घर से बस स्टॉप जा रहे हैं तो जितना समय आपको डेली लगता था उतना समय उस दिन जाने पर भी आपको लगेगा जिस दिन आप 15 मिनट पहले जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को भी जरा समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो इसमें कह रहा है कि संजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप पर नियमित समय से 15 मिनट पहले निकला। इसका मतलब यह है कि जिस समय पर वो निकलता था उसके 15 मिनट पहले वो निकला है। यानी अगर हम मान लें कुछ भी कि वह क्या करता था, x बजे निकलता था, ठीक है। तो x बजे अगर निकलता था, हमने मान लिया कि वो x बजे निकलता था, तो अगर x बजे उसका क्या था दोस्तों, नियमित समय था। और जब ये इसका नियमित समय है तो इस नियमित समय से वो 15 मिनट पहले निकला है। और जब 15 मिनट पहले निकला है दोस्तों तो क्या कहेंगे, तो हम तो यही कहेंगे ना कि अगर 15 मिनट पहले निकला है तो आप कहेंगे x माइनस 15, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, x माइनस 15 कर दिया। और जब हमने x माइनस 15 कर दिया तो ये तो घर से निकलने का समय है उस दिन का। और आगे क्या कह रहा है कि घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है। अब यहाँ घर से निकला और कहाँ जा रहा है दोस्तों, बस स्टॉप। इतनी बात क्लियर हुई। अगर नहीं हुआ है दोस्तों तो मैं एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि संजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप पर नियमित समय से 15 मिनट पहले निकलता है। देखिए दोस्तों, अब इसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 15 मिनट पहले निकलता है। इसका मतलब यह है कि जब वो 15 मिनट पहले निकलता है तो जो समय रहा होगा, डेली का जो समय होगा उससे 15 मिनट पहले निकलेगा। आगे क्या कह रहा है, घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है। कितना लग रहा है दोस्तों, 10 मिनट लगेगा। इसका मतलब डेली जब निकलता था तब भी उतना ही समय जाता था, और उस दिन वो 15 मिनट पहले निकला तब भी वही समय लगा। इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 पर। तो जरा ध्यान दीजिए, बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंचा, 8:40 पर पहुंच गया। तो ये उस दिन जब ये बस स्टॉप के लिए निकला तो बस स्टॉप पर 8:40 पर पहुंच गया था। इतनी बात क्लियर है। और आप जानते हैं कि उसे घर से बस स्टॉप जाने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 10 मिनट लग रहा है। इसका मतलब अगर हम 10 मिनट पीछे चले जाएं तो घर से निकलने का समय निकल जाएगा। तो इसमें 10 घटाइए, कितना आ गया, 8:30। तो ये उस दिन का समय है जिस दिन वो 15 मिनट पहले निकला था। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि डेली अगर आप 8 बजे आते हैं और एक दिन आप 15 मिनट पहले चले गए, इसका मतलब 7:45 पे गए, तो ये तो 15 मिनट पहले का समय है ना। और जब ये 15 मिनट पहले का समय है तो डेली का समय निकालने के लिए या नियमित समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 15 मिनट इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आप 15 मिनट पहले निकले हैं डेली की तुलना में तो आप उसमें 15 मिनट ऐड करेंगे, तभी तो 7:45 में 15 मिनट जुड़ जाएगा तो आपका 8 बज जाएगा। तो आप डेली 8 बजे निकलते हो। इसी तरह ये 15 मिनट पहले का समय है, इसका मतलब अगर इसमें हम 15 मिनट ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा। तो ये हमने 15 मिनट इसमें ऐड कर दिया और ये समय निकल करके आ गया दोस्तों 8:45 आ गया। बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये है कि नियमित समय में वह 8:45 पर घर से निकलता था और उसे जाने में 10 मिनट ही लगता था, लेकिन डेली की तुलना में क्या था, वह बस स्टॉप पर कुछ समय क्या होता था, बाद में पहुंचता था। बात क्लियर हो गई। चलिए, इसका मतलब यह है कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। हमने दोनों तरीके से बता दिया दोस्तों, चाहे जैसे आप समझ लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कछुआ है वो क्या कर रहा है कि 4 घंटे में तय कर रहा है कितना दोस्तों, 1 किलोमीटर, ठीक है। और 4 घंटे में 1 किलोमीटर तय कर रहा है और इसी के साथ 20 मिनट उसे क्या कर रहा है, विश्राम भी कर रहा है। तो जब वो 20 मिनट विश्राम कर रहा है दोस्तों,
ठीक है, 1 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये भी समय तो लग ही रहा है, क्योंकि 4 घंटे में 1 किलोमीटर तय करने के बाद अगर हम बात करें कि 20 मिनट जो विश्राम कर रहा है वो 20 मिनट इसी समय में तो ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये 20 मिनट और ये 4 घंटे मिला करके पूरा 1 किलोमीटर तय कर रहा है। बात तो यही है। चलिए, तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है। अगर हम माने दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर में 4 घंटे, तो 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 12 घंटे। तो 12 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो 3 किलोमीटर में 12 घंटे आपने निकाला डायरेक्ट। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि 1 घंटे या 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 20 मिनट। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर चला तो 20 मिनट विश्राम किया, तो 3 किलोमीटर चलेगा कितना? 60 मिनट। और यही 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 1 घंटे के। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 3 किलोमीटर चलने में 12 घंटे ये और 1 घंटे ये, कितना हो गया दोस्तों? 13 घंटे हो गए। ठीक है, लेकिन जब वो आधा किलोमीटर चला, अभी इसमें आधा किलोमीटर बाकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 किलोमीटर चलने में उसे टोटल लग गया 1 घंटे, ये आपका 12, ये टोटल 13 घंटे लग गए। और जब उसे 13 घंटे लग गए तो अभी तो आपका आधा किलोमीटर बाकी है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर में कितना लगेगा बताइए? 2 घंटे लगेगा। और 2 घंटे लगेगा तो क्या आधे किलोमीटर में विश्राम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि जब वह 4 किलोमीटर या 4 घंटे में 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यानी कि विश्राम तभी करेगा जब वो 1 किलोमीटर चलेगा। यहां किसी क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वो आधे किलोमीटर को चल करके वो विश्राम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो जब 1 किलोमीटर चलता है उसी के बाद विश्राम करता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो आधे किलोमीटर चलने के लिए आधे किलोमीटर के बाद वो विश्राम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। क्योंकि उसे चलने में कितना चाहिए? 3.5 किलोमीटर चलना है, और जब 3.5 किलोमीटर पहुंच जाएगा तो विश्राम करने की क्या जरूरत है। और क्वेश्चन में हमारे ये नहीं कहा है कि आधे किलोमीटर चलने पर विश्राम करता है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। सीधा कहा गया है कि 1 किलोमीटर चलने में वो क्या करता है? 20 मिनट विश्राम करता है। बात क्लियर हुई? इसका मतलब अगर हम ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा गवा रहे हैं, तो आधे किलोमीटर चलने में कितना हो जाएगा? 2 घंटे। तो 13 घंटे ये हो गए और 2 घंटे आधे किलोमीटर का हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 15 हो गया। इसका मतलब कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने घंटे जाते हैं? 15 घंटे जाते हैं। क्या आपके ऑप्शन में कहीं 15 घंटे दिया हुआ है? तो ऑप्शन भी देख लीजिए, आपका क्या है दोस्तों? सही है। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा के अनुदिश सजाया गया है। 12 के स्थान पर ए और आगे भी यही क्रम जारी है। तो बताइए कि 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। अब जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ए को 12 के स्थान पर रखा गया है, और जो रखने का तरीका है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को रखने का जो तरीका है वो वामावर्त दिशा में है। और जब वामावर्त दिशा में है दोस्तों, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये आपकी घड़ी है। ठीक है, अगर ये आपकी घड़ी है कि यहाँ पे आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 9, ये 3, और 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गया दोस्तों। अब जरा हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। उसने क्या किया है? 12 के स्थान पे क्या रखा है? ए को रख दिया है। इसका मतलब 11 के स्थान पे बी होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में
घूमना है और घूमने के अनुसार सारे अक्षर को अंक के अनुसार रखते चले जाना है। तो हमने क्या किया, 12 पर ए रख दिया, 11 पर बी रख दिया और 10 पर सी रख दिया, 9 पर डी, 8 पर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। क्योंकि 12 अंक हैं तो 12 अक्षर इसमें क्या होंगे, समाहित होंगे। तो ध्यान दीजिए, 12 पर ए है, 11 पर बी, 10 पर सी, 9 पर डी, 8 पर ई, 7 पर एफ और 6 पर जी और 5 पर क्या है एच, 4 पर आई, 3 पर जे, 2 पर के और 1 पर एल। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया, वामावर्त दिशा में अक्षरों को रख दिया। अब रखने के अनुसार जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा कि 3:30 बजे, 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए कि 3:30 बजे एक घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। दोस्तों अगर आप 3:30 इसमें बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे, घंटे वाली सुई आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। घंटे वाली सुई आपकी क्या हो जाएगी, घंटे वाली सुई आपकी 6 पे चली जाएगी, ठीक है ना, सही है। घंटे वाली सुई कहाँ 6 पे जाएगी, घंटे वाली सुई को ही तो आपको दिखाना है 3:30, और जब 3:30 दिखाना है तो कहाँ जाएगी, 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच घंटे की सुई चली गई, तो मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी, मिनट वाली सुई आपकी 6 पर जाएगी। इतना हो गया। अब आगे देखिए 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। उसने यहाँ पे घंटे की सुई की स्थिति पूछा है, ना कि मिनट की सुई की। तो ये आपकी मिनट वाली सुई है, ठीक है। और जब ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी क्या है, घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई की स्थिति क्या है, देखिए 3 और 4 के बीच है, यानी क्या कहेंगे आई और जे। तो आई और जे के बीच में है ना, तो जरा ध्यान दीजिए, यानी घंटे की सुई आई और जे के बीच में है। तो देखिए कहीं ऑप्शन में आई और जे है, यह देखिए आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्य PQRST वायु को एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा किया गया है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको इसके बारे में उत्तर और दक्षिण दोनों तरीका बताया था। अब उत्तर की ओर अगर मुंह किए हैं तो यानी ऊपर की ओर, और अगर दक्षिण की ओर मुंह करते तो नीचे की ओर। और जब ये उत्तर की ओर मुंह किए हैं दोस्तों, तो उत्तर की ओर मुंह ये हिसाब से होगा, और जब ऐसे होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, बायां पक्ष होगा, और ये आपका दायां पक्ष होगा। अगर यही दक्षिण की ओर बोला होता तो नीचे की ओर एरो हम दिखाते, तब ये हमारा दायां हो जाता और ये आपका बायां हो जाता। तो ये उत्तर के लिए बोला है स्पष्ट, तो ये हमने उत्तर के लिए दिखा दिया है। और कुल कितने लोग हैं, 3 और 3 6। तो ये देखिए दोस्तों 6 हम यहाँ पे बैठाने के लिए स्थान रख दे रहे हैं, तो ये टोटल आपके 6 लोग बैठने वाले हैं। तो ये 6 स्थान हमने क्या किया, उत्तर की ओर मुख करके रख दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो R है वो Q और S के बीच में है। इसका मतलब ये है कि R को बैठाया गया है तो किसके किसके बीच में, Q और S के बीच में बैठा है। कौन बैठा है, R बैठा है। तो स्थिति दोस्तों ये भी हो सकती है और या तो ये हो सकती है। इतनी बात क्लियर है, तो ये हमने कर दिया। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है P दाएं छोर पर है। तो P जो है दोस्तों दाएं छोर पर है, तो ये हमारा जो ये है इसे बायां छोर कहा जाता है, और ये आपका जो है ये दायां छोर कहलाता है, ठीक है। जो आपका किनारा होता है उसी को छोर कहा जाता है। तो ये बायां छोर है और ये आपका दायां छोर है। तो यही कह रहा है कि P दाएं छोर पर है। इसका मतलब यहाँ पर हम किसको बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम बैठाएंगे P को। तो ये देखिए हमने P को बैठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन T उसका पड़ोसी है। इसका मतलब P दाएं छोर पर है और T इसका क्या है, पड़ोसी है। तो पड़ोसी जो होता है दोस्तों बायां और दायां दोनों स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर P दाएं छोर पर है और इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, और आप बाएं तरफ देखेंगे तो एक स्थान खाली है जहां पर T P का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि Q
दाएं छोर से तीसरा है, यानी क्यू को हमें बैठाना है कैसे, दाएं छोर से तीसरा। तो आपका दायां छोर ये है, तो दाएं छोर से तीसरा गिनना है, तो 1 2 3 कौन बैठ गया यहाँ पे, क्यू बैठ गया दोस्तों। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां अगर क्यू बैठा है तो देखिए कौन सी स्थिति बनेगी, ये बनेगा कि ये बनेगा, तो ये वाली स्थिति बनेगी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, क्यू यहाँ बैठा है और यहाँ किसको बैठा देंगे, आर को बैठा देंगे, और एस कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, और यू बाएं छोर पर है, तो यू को हमने क्या कर दिया, बाएं छोर पर बैठा दिया। अगर ये स्थिति देता तब भी ठीक है, नहीं देता क्वेश्चन में तब भी हम यहाँ पे किसको बैठाते, यू को बैठाते। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो बताइए कि बाएं छोर से दूसरा कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायां छोर हमारा ये है, और बाएं छोर से दूसरा पूछा है, तो 1 और 2 कौन हो गया, एस है। तो बाएं छोर से दूसरा कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल 8 लोगों को बैठाना है, वो भी केंद्र की ओर मुख करके। तो हमने क्या किया, ये आपका गोल मेज तैयार हो गया, और इस गोल मेज में टोटल 8 लोग बैठेंगे, और इस 8 लोगों को क्या करना है, केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। तो ये हमने केंद्र की ओर मुख कर दिया 8 के 8 सदस्य का, तो केंद्र की ओर ये मुख करके बैठे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, सी ए के बाएं तीसरा है। इसका मतलब यह है कि सी को बैठाया जाएगा, लेकिन किसके अनुसार, ए के अनुसार। जब तक ए नहीं बैठेगा सी नहीं बैठ सकता है। तो सबसे पहले हम ए को बैठाते हैं। तो ए को आप किसी भी स्थान पे बैठा दीजिए दोस्तों, चाहे यहाँ बैठाइए, चाहे यहाँ बैठाइए, चाहे यहाँ बैठाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने ए को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, और जब ए को हमने यहाँ बैठाया तो ये देखिए ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये क्लॉक जा रहा है तो क्या दिखाएगा, बायां दिखाएगा। ठीक है, और जब यही आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो दायां दिखाएगा। बात क्लियर है। तो ये आपका बायां, ठीक है, और ये क्या बनेगा, दायां बन जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जो सी है वो ए के बाएं तीसरा है, यानी अब हम सी को बैठा सकते हैं ए के अनुसार। तो ए के बाएं तीसरा 1 2 3, यहां कौन बैठेगा, सी बैठ गया। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे कह रहा है और ई के दाएं दूसरा है। इसका मतलब ये है जो सी है वो ए के अनुसार भी बैठ रहा है और ई के अनुसार भी बैठ रहा है। तो ए के अनुसार हमने बाएं तीसरा कर दिया, लेकिन जो ई के क्या है, दाएं दूसरा है। अगर हम ई को यहां बैठाएंगे दोस्तों तो ये तो हमारा बायां हो जाएगा। तो बाएं दूसरा नहीं कहा है बल्कि दाएं दूसरा कहा है। इसका मतलब ये है कि ई को हमें यहां कहीं बैठाना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए 1 2, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ई को यहां बैठा दिया जाए तो ये बायां जाएगा और ये क्या जाएगा, दायां, क्योंकि एंटी क्लॉक दाएं दिखाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए यहां से दाएं दूसरा, तो अगर ई यहां आप बैठाए हैं तो दाएं दूसरा क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हमने क्या किया, गलत किया है। तो अब यहां से आप हटा के यहां बैठाइए तो ये ई बैठ गया। अब कह रहा था कि जो सी है वो ए के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा। तो ये देखिए जरा, ये क्या है, ये दायां है और ये आपका क्या है, बायां है। तो सी को बैठाना था ए के अनुसार और ई के अनुसार। तो हमने सी को ए के अनुसार बाएं तीसरा कर दिया और ई के अनुसार दाएं दूसरा कर दिया। तो 1 2, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी के दाएं दूसरा है। अब बी को बैठाना है सी के अनुसार, यानी बी बैठेगा सी के अनुसार बैठेगा। तो सी के दाएं, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बायां जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, बायां होगा, और ये आपका दायां। तो सी के दाएं क्या है, दूसरा है। तो 1 2, यहां कौन बैठेगा, बी बैठ गया। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे कह रहा है डी एफ के दाएं दूसरा है। तो डी को बैठाया गया है एफ के अनुसार। क्या एफ यहां कहीं अभी बैठा है, नहीं बैठा है दोस्तों। और आगे ये भी कह रहा है जो ए के दाहिने दूसरा है,
ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे डी को बैठाया गया है एफ के अनुसार, लेकिन आगे जो है जो लगा दिया, और ये जो है लगता है अपने से पहले आने वाले वाक्य के अंतिम नाउन के लिए। तो इसका मतलब जो के पहले आप वाक्य देख रहे हैं कि डी एफ के दाएं दूसरा है, इसका मतलब ये जो है वो डी के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, एफ के लिए है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जो लगा हुआ है, जो हमेशा क्या होता है, अपने से पहले आए हुए वाक्य के अंतिम नाउन के लिए होता है। तो हमने क्या किया, ये जो है देखा तो ये जो किसके लिए लगा है, एफ के लिए लगा है, यानी जो ए के दाहिने दूसरा है तो कौन है, ए के दाएं दूसरा, एफ। तो ए ये है, ए के दाएं दूसरा, तो दाएं देखेंगे तो ये बायां है और ये आपका क्या है, दाएं। तो एक दो, दूसरा कौन है, एफ है। और इसी के पहले कह रहा था जो डी है वो एफ के दाएं दूसरा है। अब हमें क्या करना है, डी को बैठाना है एफ के अनुसार, ठीक है। तो दाएं दूसरा, जरा ध्यान दीजिए, ये बायां हो जाएगा, ये दाएं दूसरा, तो एक दो, यानी यहां कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, जी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अब जो जी है वो सी का पड़ोसी नहीं है, तो जरा ध्यान दीजिए, क्या जी यहां बैठेगा, नहीं, क्योंकि सी का पड़ोसी हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि जो जी है वो सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हम जी को यहाँ नहीं बैठा सकते, हम जी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाए गए। और एक स्थान खाली है किसके लिए दोस्तों, एच। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एच के दाहिने तीसरा कौन है। तो एच के दाहिने तीसरा, ये एच है तो ये बायां है दोस्तों, ये दायां है, ठीक है। तो ये अगर आप जा रहे हैं तो क्या दर्शा रहा है, ये आपको दिखा रहा है दायां। और अगर आप जरा ध्यान दीजिए, अगर ये आप जा रहे हैं तो ये क्या दर्शा रहा है, बायां दर्शा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एच के दाहिने तीसरा कौन है। तो एच के दाएं अगर ये देखेंगे तो बायां है और ये आप देखेंगे तो दाहिना है। तो जरा दाएं तीसरा, तो एक दो तीन, कौन है दोस्तों, जी है। क्या आपके ऑप्शन में कहीं जी है, डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला कह रहा है बी और सी के बीच कुल कितने लोग बैठे हैं। तो बी और सी के बीच कुल कितने लोग बैठे हैं, ये देखिए बी है और ये आपका सी है। कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, एक लोग बैठा है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है, 8 लोग 2 पंक्तियों में और प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुख आमने सामने और समान दूरी पर है। पंक्ति फर्स्ट में ए बी सी डी दक्षिण की ओर तथा पंक्ति सेकंड में पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी बाएं छोर पर तथा डी दाएं छोर पर बैठा है। ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तथा उसका मुख एस की ओर है। क्यों एस का पड़ोसी नहीं है, तो बताइए कि। तो चलिए दोस्तों इसको भी हल कर लेते हैं। क्या है, इसमें 2 पंक्ति है, एक पंक्ति फर्स्ट है दोस्तों और दूसरा जो है पंक्ति सेकंड है, और दोनों की संख्या जो बैठने वालों की है वो क्या है, बराबर है। तो एक पंक्ति जो है वो उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई है और दूसरी पंक्ति जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है, और दोनों के बीच दूरियां जो हैं वो क्या हैं, समान है दोस्तों। और जब दूरियां समान हैं तो मान लीजिए इसको हमने कहा पंक्ति फर्स्ट है ये, और ये आपकी क्या है, पंक्ति सेकंड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है पंक्ति फर्स्ट में ए बी सी डी दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ये देखिए ये पंक्ति फर्स्ट हो गई, और पंक्ति फर्स्ट में जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, ये आपका दक्षिण दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये उत्तर दिखा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी दक्षिण की ओर तथा पंक्ति सेकंड में पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये हमने दोनों पंक्ति बना दी। पंक्ति फर्स्ट में कौन कौन है दोस्तों, देखिए ए बी सी और डी है, ठीक है। और पंक्ति सेकंड में क्या है, पी क्यू आर एस है, ठीक है। अब इन्हें हमें बैठाना है,
तो क्वेश्चन में देखते हैं कि किस रूप में बैठाया गया है। चलिए देखिए, कह रहा है P बाएं छोर पर, ठीक है। तो ये देखिए P वाली पंक्ति यही है ना, ठीक है। और जब ये P वाली पंक्ति है तो P कहाँ बैठा है, बाएं छोर पे। तो बाएं छोर ये है, तो यहाँ किसको हम बैठाएंगे, P को बैठा देंगे। ये देखिए P बैठ गया। आगे कह रहा है तथा D दाएं छोर पर, तो ये देखिए D वाली पंक्ति ये है, और जब D वाली पंक्ति ये है तो दायां छोर आपका ये है, तो यहाँ कौन बैठेगा, D बैठेगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि A C के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जो A बैठा है वो किसके अनुसार बैठा है, C के अनुसार बैठा है। यानी आप देख रहे हैं कि A और C वाली पंक्ति ये है। अब आपको A को बैठाना है C के अनुसार, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर हम C यहाँ बैठाते हैं तो C के दाएं दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर C को बैठाते हैं तो C का दाएं दूसरा ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D बैठा है। इसका मतलब C यहाँ नहीं हो सकता है, C कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये C बैठ गया, और जब C बैठ गया तो C के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, A बैठा है। तो C का दायां देखिए कहाँ है, 1 2, तो यहाँ कौन बैठा है, जरा ध्यान दीजिए, A बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक स्थान खाली है, किसके लिए होगा दोस्तों, ये आपका B के लिए होगा। ये क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है तथा उसका मुख S की ओर है। आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि जो A है वो C के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये देखिए दाएं दूसरे स्थान पर है, और इसका मुख किसके सामने है, कह रहा है S की ओर है। तो ये देखिए हमने S की ओर मुख कर दिया। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है Q S का पड़ोसी नहीं है। जो Q है वो किसका पड़ोसी नहीं है, S का। इसका मतलब Q यहाँ नहीं बैठ सकता है। Q कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब बचा आपका एक स्थान, वो किसके लिए है, R के लिए है, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर हुई। चलिए तो ये हमने क्या किया, जो निर्देश दिया हुआ था उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसका मुख D की ओर है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये D बैठा है, और किसका मुख D की ओर है, P का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। R के सामने कौन बैठा है, ये देखिए R है, R के सामने कौन बैठा है, B, यानी आपका B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है D और C के बीच कुल कितने लोग बैठे हैं, ये देखिए D है और ये C है, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Q के सामने कौन बैठा है, ये देखिए Q ये है, Q के सामने कौन दिख रहा है, C दिख रहा है, इसलिए C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंक्ति सेकंड में बाएं छोर पर बैठा है। तो पंक्ति सेकंड ये देखिए, ये आपकी पंक्ति सेकंड है, और बाएं छोर पर कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंक्ति फर्स्ट में दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो पंक्ति फर्स्ट में दायां छोर ये है, कौन बैठा है, D बैठा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड मत देखिएगा और न समझिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इजी होता है और इसे आसान तरीके से लगाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।